हेलो फ्रेंड्स। आज आज मैं रैंकैन साइकिल या वेपर स्टीम वेपर साइकिल के बारे में फार्मूला का इम्पोर्टेंट फार्मूला का रिवीजन करवाऊंगा। इसमें हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप लोगों ने पहले रैंकैन साइकिल पढ़ा होगा, तो हम डायरेक्ट फार्मूला पे आते हैं। इसमें पहला होता है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, एक होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, इसमें स्टीम हम लोग रैंकैन साइकिल स्टीम बेस्ड साइकिल है, इसमें स्टीम हम लोग यूज करते हैं पावर जनरेशन के लिए। तो हम लोग पहला इसमें देखते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन उसको कहते हैं कितना अमाउंट ऑफ स्टीम कंज्यूम करके, कितना केजी स्टीम कंज्यूम करके हम लोग 1 किलोवाट पावर आउटपुट निकालते हैं उस स्टीम से, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। इट इज़ ए अमाउंट ऑफ स्टीम कंज्यूम टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर आउटपुट। इसका फार्मूला होता है SSC। हम लोग इसको स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SSC। SSC इक्वल्स टू होता है 3600 डिवाइडेड बाई वर्क नेट। 3600 डिवाइड बाई वर्क नेट। तो 36 पर कितना एनर्जी पर किलोवाट, कितना कंज्यूम करते हैं स्टीम 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम लोग केजी, ये केजी है, पर केजी वाला जो कितना स्टीम कंज्यूम होगा, और किलो जूल पर आवर। इसका यूनिट क्या होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का? केजी पर किलो जूल आवर। अब हीट रेट उसको कहते हैं इट इज ए रेट ऑफ हीट रिक्वायर टू प्रोड्यूस 1 किलो पावर आउटपुट। तो हीट रेट उसको बोलते हैं कि हम लोग को कितना फ्यूल जलाना होगा 1 किलोवाट पावर आउटपुट निकालने के लिए। तो हम लोग हीट रेट को HR से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन है इट इज ए रेट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट ऑफ पावर आउटपुट। HR इक्वल्स टू होता है Q सप्लाइड डिवाइड बाई वर्क नेट। Q सप्लाइड, कितना सप्लाइड, Q हम लोग सप्लाई किए, हीट उसमें सप्लाई किए, और कितना मेरा वर्क आउटपुट निकला। तो इसको हम लोग एक Q सप्लाइड को नीचे लाते हैं, तो 1 डिवाइड बाई वर्क नेट डिवाइड बाई QS। तो वर्क नेट डिवाइड बाई QS को हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। तो कभी कभी हीट रेट का कभी कभी इफिशियंसी दे देता है साइकिल का, उसके बाद पूछ लेगा कि हीट रेट क्या होगा। तो हीट रेट होता है 1 बाई इफिशियंसी। ये फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। सॉरी। अब कार्नोट वेपर साइकिल। अब हम लोग रैंकैन साइकिल में पहले TS डायग्राम हम लोग गैस के लिए, इसमें हम लोग वेपर डॉम नहीं बनाते थे क्योंकि गैस का फेज चेंज नहीं होता था। लेकिन रैंकैन साइकिल में फेज चेंज होते रहता है। वाटर का फेज कभी स्टीम बन जाएगा, कभी स्टीम यूज करेंगे, स्टीम को फिर कंडेंस कराएंगे तो वाटर बन जाएगा, वाटर को फिर पंप के थ्रू भेजेंगे सेचुरेटेड कंडीशन से। तो ये इसमें इसलिए हम लोग वेपर डॉम में काम करते हैं। हम लोग देखेंगे कार्नोट साइकिल का वर्क नेट क्या होता है। कार्नोट साइकिल का वर्क नेट होता है वर्क ऑफ टरबाइन माइनस वर्क ऑफ कंप्रेसर। तो वर्क ऑफ टरबाइन होता है वर्क ऑफ टरबाइन होगा। अब टरबाइन होता है जो फ्लो डिवाइसेस है, टरबाइन है जो फ्लो डिवाइसेस है। इसलिए हम लोग इस जो PV डायग्राम बनाते हैं, तो फ्लो डिवाइसेस के लिए हम लोग एरिया कहाँ पे लेते हैं? एरिया हम लोग प्रेशर एक्सिस पे लेते हैं फ्लो डिवाइसेस के लिए, और नॉन फ्लो डिवाइसेस के लिए हम लोग एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे लेते हैं। तो कंप्रेसर है, ये दोनों कंप्रेसर और
कंप्रेसर और टरबाइन दोनों है जो कार्नोट साइकिल का फ्लो डिवाइसेस है, इसलिए दोनों का, लेकिन एक में लिक्विड कंप्रेसर में हम लोग लिक्विड का ट्रीटमेंट करते हैं और टरबाइन में हम लोग गैस भेजते हैं। तो इसमें वी ऑफ गैस इंटीग्रेशन वी ऑफ गैस इनटू डीपी, और कंप्रेसर के लिए वी ऑफ डीपी ऑफ लिक्विड इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग वी ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस ज़्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। तो वेपर वर्क नेट रैंकाइन साइकिल का ज़्यादा होगा, वर्क नेट रैंकाइन साइकिल का ज़्यादा होगा वर्क नेट ऑफ कार्नोट साइकिल से। बट कार्नोट इफिशिएंसी होता है जो ज़्यादा होता है रैंकाइन साइकिल से, क्योंकि टी मीन ऑफ हीट एडिशन कार्नोट साइकिल का, टी मीन ऑफ हीट एडिशन कार्नोट साइकिल का, टी मीन ऑफ हीट एडिशन रैंकाइन साइकिल का छोटा होता है। मीन टेम्परेचर कार्नोट साइकिल का, या सिंपली याद रखें आप लोग कि टी मीन टेम्परेचर ऑफ कार्नोट साइकिल ग्रेटर देन मीन टेम्परेचर ऑफ रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल जो कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी होता है 1 माइनस टी मिनिमम डिवाइड बाई टी मैक्सिमम। तो यहाँ मीन टेम्परेचर कहने का मतलब है कि ये टी मैक्स है जो इंक्रीज कर जाएगा तो इफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है। इसलिए हम लोग कार्नोट साइकिल का इफिशिएंसी क्यों ज़्यादा होता है वेपर साइकिल में, क्योंकि इसका टी मीन कार्नोट का ज़्यादा होता है टी मीन रैंकाइन से। लेकिन वर्कनेट ज़्यादा होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वर्कनेट रैंकाइन का ज़्यादा होता है वर्कनेट ऑफ द कार्नोट से। अब रैंकाइन साइकिल का प्रोसेस, रैंकाइन साइकिल का एक प्रोसेस जैसा कि फिगर में दिख रहा है नीचे कि टीएस डायग्राम में, ये ध्यान रखिएगा कि 4 से 1 तक, ये 4 से 1 तक कौन सा डिवाइस लगा रहता है, 4 से 1 तक मेरा बॉयलर रहता है। 4 से 1 तक कौन सा डिवाइस रहता है, बॉयलर रहता है। अब 1 से 2 तक, 1 से 2 के बीच में कौन सा डिवाइस लगा रहता है, 1 से 2 के बीच में मेरा टरबाइन लगा रहता है, 1 से 2 के बीच में टरबाइन लगा रहता है। टरबाइन से जो स्टीम एक्सपैंड होकर निकलता है वो 3 से 4 में जाता है, और 3 से 4 के बीच में कौन सा डिवाइस लगा रहता है रैंकाइन साइकिल में, तो कंडेंसर लगा रहता है, जिसका काम है स्टीम को कंडेंस करना और सैचुरेटेड वाटर प्रोवाइड करना। और 3 से 4 में जो सैचुरेटेड वाटर जाता है वो पंप के पास जाता है। तो 3 से 4 में कौन सा डिवाइस लगा रहता है, 3 से 4 में ये मेरा पंप लगा रहता है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, तो टरबाइन रहता है 1 से 2 में, एक बार फिर से सुन लीजिए, टरबाइन 1 से 2 में रहता है, 2 से 3 में कंडेंसर रहता है, 3 से 4 में पंप रहता है, और 4 से 1 में कंबसन चैम्बर, या इसको हम लोग कंबसन चैम्बर नहीं बॉयलर बोलते हैं, जहाँ कंबसन चैम्बर जैसा ही होता है ये भी, लेकिन ये उससे बड़ा अमाउंट, उससे बहुत लार्ज होता है साइज में, तो इसको हम लोग बॉयलर बोलते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे प्रोसेस 1 से 2 में, जो 1 से 2 में कौन सा डिवाइस है, तो टरबाइन है। टरबाइन में कैसा एक्सपेंशन होता है, हम लोग सब लोग जानते हैं, जो भी मैकेनिकल से बीटेक किया होगा ये सब लोग जानता होगा कि टरबाइन में हम एक्सपेंशन कराते हैं। अभी कैसा किस तरह का एक्सपेंशन होता है 1 से 2 में, तो 1 से 2 में मेरा एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। और टरबाइन से क्या निकलता है, तो वर्क एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, टरबाइन के थ्रू हम लोग वर्क एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो टरबाइन वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, H1 माइनस H2। हमेशा इंथाल्पी को घटाना हाइयर में से लोअर को, हाइयर में से लोअर को घटाना है, वही हमारा वर्क आउटपुट, या फिर हीट सप्लाई, या फिर पंप ऑफ वर्क, या फिर हीट रिजेक्शन, ये सारा ही इंथाल्पी के टर्म में वहाँ दिया रहेगा, या तो डायरेक्ट दिया रहेगा या तो फिर कुछ इसमें मॉडिफिकेशन आएगा, मॉडिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें फिर अलग अलग वेरिएशन होगा। पहले अब देखते हैं 2 से 3 में मेरा कंडेंसर रहता है। तो कंडेंसर कैसा डिवाइस है, कंडेंसर है जो कांस्टेंट प्रेशर डिवाइसेस है। कंडेंसर कैसा डिवाइस है, कांस्टेंट प्रेशर डिवाइसेस है। तो QC हीट सप्लाई होगा, तो H2 माइनस H3, हमेशा हाइयर में से हाइयर इंथैल्पी को लोअर इंथैल्पी में, हाइयर इंथैल्पी से लोअर इंथैल्पी को घटाना है। फिर 3 से 4 कैसा डिवाइस है, पंप वर्क है। 3 से 4 में पंप वर्क है, ये भी आइसेंट्रोपिकली पंप किया जाता है। यहाँ पे पंप का काम क्या है कि ये प्रेशर को राइज करके बॉयलर में फीड करना।
तो पंप वर्क क्या होता है, या तो सिंपल इंथाल्पी दिया रहेगा तो H4 माइनस H3 कर सकते हैं, या तो फिर जो पंप वर्क करता है वो सैचुरेटेड लिक्विड पे एंट्री होता है पंप में। तो सैचुरेटेड लिक्विड में क्या होता है कि इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया रहेगा फ्लूइड का और टेम्परेचर डिफरेंस दिया रहेगा, तो वहाँ से भी पंप वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। कभी ये फार्मूला यूज करवा लेगा, कभी ये फार्मूला इसका डायरेक्ट दे देगा तो इसको हम लोग यूज करेंगे, कभी कभी बोल देगा पंप वर्क आप नेगलेक्ट कर दीजिए तो वो पंप वर्क भी हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। और फिर 4 से 1 के बीच एक पॉइंट और आ रहा है 5। ये 4 से 1 के बीच टोटल बॉयलर ही रहता है। ये बॉयलर होता है जो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन करता है वाटर को, और ये स्टीम जनरेट करता है। तो हम लोग को यहाँ से निकालना रहेगा हीट एडिशन कितना हुआ, तो H1 माइनस H4। ये जो रैंकाइन साइकिल है वो दो प्रेशर लिमिट के बीच काम करता है। और इसमें कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि आप कितना प्रोसेस इसमें है, तो इसमें ओनली 4 प्रोसेस होता है। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। अब देखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे। टी मीन कार्नोट का बहुत सबसे ज़्यादा होता है, टी मीन कार्नोट का ज़्यादा होता है टी मीन रैंकाइन साइकिल से, इसलिए कार्नोट का एफिशिएंसी रैंकाइन साइकिल के एफिशिएंसी से ज़्यादा होता है। अब हम लोग अब यहाँ पे जो सिंपल रैंकाइन साइकिल आया वो रैंकाइन ने सोचा कि रैंकाइन सबसे पहले सिंपल रैंकाइन साइकिल ही लाया था, जो सैचुरेटेड वेपर को डायरेक्ट टरबाइन में जाकर छोड़ देता था और वहाँ से वर्क एक्सपेंशन होता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया तो ये उसमें पता चला कि टरबाइन में इरोजन शुरू हो जाता है। जैसे क्या होता है कि हम लोग मोस्टली टरबाइन जो चलाते हैं, रैंकाइन साइकिल का टरबाइन जो चलाते हैं वो 90% ड्राइनेस फ्रैक्शन पे चलाते हैं। 90% से बिलो होता है तो मेरा जेट मशीनिंग हो जाएगा टरबाइन में। जेट मशीनिंग हो जाएगा टरबाइन में मतलब मेरा टरबाइन ब्लेड चलाएगा कंडेंसर में जेट मशीनिंग होके। मतलब वाटर का ड्रॉपलेट जब 10 मीटर पर सेकंड के वाटर मेरे जब हेड पे गिरता है तो मुझे आदमी को चोट महसूस होता है। उसी तरह से अगर 500 मीटर पर सेकंड का स्टीम किसी ब्लेड पे जाके टकराएगा और वो भी वाटर फॉर्म में, तो उस ब्लेड के आर पार होते निकल जाएगा, तो वहाँ से मेरा वर्क एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा और पूरा जो ब्लेड है उसका वाटर जेट मशीनिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 से एबव ही रखते हैं, बिलो जाने पे मेरा मटेरियल है जो ख़राब हो जाएगा। अभी जब ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ तो हम लोग इसका मॉडिफिकेशन करके देखें कि कौन सा मॉडिफिकेशन हम लोग करें कि मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज कर जाए। ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज कराने के लिए पहला मॉडिफिकेशन हम लोग देखें डिक्रीजिंग इन कंडेंसर प्रेशर। पहले कंडेंसर प्रेशर में हम लोग पहले कंडेंसर का प्रेशर हम लोग डिक्रीज करके देखें और उसका इम्पैक्ट देखें कि नेटवर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे मेरा मेन मोटो था ड्राइनेस फ्रैक्शन को देखना। यहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन देखने के साथ साथ इसमें वर्क हीट सप्लाई ज़्यादा हो गया, हीट रिजेक्शन क्या हो गया, मीन टेम्परेचर क्या हो गया, हीट रिजेक्शन मीन टेम्परेचर क्या हो गया, ये सब एफिशिएंसी हो गया, सारा चीज़ हम लोग देखे हैं इसमें। तो पहला देखते हैं डिक्रीजिंग इन कंडेंसर प्रेशर अगर हम लोग डिक्रीज कराते हैं तो क्या होता है। जैसे मेरा एक्चुअल टरबाइन जो था 1 2 3 4 1 था, 1 2 3 4 1 था एक्चुअल टरबाइन। अब हम लोग क्या किए कंडेंसर का प्रेशर डिक्रीज कर दिए। तो मेरा 2 है जो 2 डैश आ गया नीचे, उससे नीचे, और जो 3 है वो 3 डैश आ गया यहाँ पे उससे जस्ट नीचे, और मेरा पंप वर्क भी थोड़ा बढ़ गया। नहीं, मेरा हीट एडिशन फिर जो 4 था वो 4 डैश हो गया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि टरबाइन वर्क पहले 1 से 2 हो रहा था,
अब हो रहा है 1 से 2 डैश, तो टरबाइन वर्क बढ़ रहा है, यहाँ दिख रहा है डायग्राम में। पंप वर्क मेरा 3 डैश से 4 डैश हो रहा था, वो भी अब बढ़ गया है। ये पहले 3 से 4 हो रहा था, अब 3 डैश से 4 डैश हो रहा है, तो वो भी पंप वर्क भी मेरा बढ़ गया। लेकिन पंप वर्क बढ़ के भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत बहुत छोटा होता है, इसलिए पंप वर्क इतना भी नहीं बढ़ जाएगा कि हमको उससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वर्क नेट देखते हैं, जब पंप वर्क भी बढ़ गया, टरबाइन वर्क भी बढ़ गया, लेकिन पंप वर्क बहुत नेगलेक्ट अमाउंट में बढ़ेगा, बहुत कम अमाउंट में बढ़ेगा, तो एडिशनल पूरा होल प्रोसेस देखेंगे तो मेरा जो नेट वर्क है वो इंक्रीज कर गया है। अब देखेंगे हीट सप्लाई मेरा 4 से 1 तक हो रहा था, पहला जो इनिशियल प्रोसेस था। अब हम लोग कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज कर दिए हैं, तो मेरा हीट सप्लाई 4 डैश से 1 तक हो रहा है, तो ये हीट सप्लाई भी मेरा बढ़ गया। अब क्यू आर के बारे में इसके बारे में हम लोग इस डायग्राम से नहीं पता लगा सकते कि कैसे मेरा क्यू आर बढ़ा है कि घटा, ये नहीं हम लोग कह सकते हैं। लेकिन एच एस डायग्राम को एनालिसिस करने पे पता चलता है कि जो एच एस डायग्राम मोलियर डायग्राम होता है, जो आप लोग पढ़े होंगे सेमेस्टर में, तो मोलियर डायग्राम को हम लोग एनालिसिस किए तो पता चला कि एच एस डायग्राम से पता चलता है कि क्यू रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन है जो भी डिक्रीज कर जाता है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन डिक्रीज कर गया, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन ये भी डिक्रीज कर गया, बट इफिशिएंसी इंक्रीज कर गया, तो और यहाँ पे एक सबसे जो मेरा प्रॉब्लम था कि ड्राइनेस फ्रैक्शन को बढ़ाना, लेकिन यहाँ पे हम ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ाने, लेकिन हमको यहाँ मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ घट गया है। पहले 2 डैश पे मेरा जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है मान लेते हैं ये 0.85 था, अब 2 डैश पे आने पे मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया 0.75 हो गया, तो इसलिए मेरा ये मॉडिफिकेशन में मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन घट गया। इसलिए हम लोग फिर देखें तो लिक्विड कंटेंट बढ़ जाएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन घटने से क्या होगा, लिक्विड कंटेंट बढ़ जाएगा। लिक्विड कंटेंट जैसे ही बढ़ा तो वाटर जेट मशीनिंग हो जाएगा, कहाँ, टरबाइन ब्लेड पे। अब मेरा टरबाइन ब्लेड वर्क एक्सट्रैक्ट करने के बदले वो डायरेक्ट वहाँ से पास होते रहेगा, कोई वर्क एक्सट्रैक्ट उससे नहीं होगा। अब दूसरा मॉडिफिकेशन हम लोग देखते हैं, इंक्रीजिंग इन बॉयलर प्रेशर अब दूसरा मॉडिफिकेशन में हम लोग आए कि अच्छा मेरा एक मॉडिफिकेशन कंडेंसर प्रेशर घटाना था, उसको घटाए तो मेरा बढ़ने के बजाय ड्राइनेस फ्रैक्शन घट गया। अब दूसरा मॉडिफिकेशन देखें, इंक्रीजिंग इन बॉयलर प्रेशर। जो मेरा इनिशियल साइकिल है वो देख लीजिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 इनिशियल साइकिल है, लेकिन हम लोग बॉयलर टेम्परेचर बढ़ा दिए। तो बॉयलर टेम्परेचर कहाँ रहता है, आप लोग को मैंने शुरू में ही बताया था, बॉयलर टेम्परेचर हायर प्रेशर पे रहता है। बॉयलर टेम्परेचर यहाँ इनिशियल बॉयलर प्रेशर यहाँ था, अब प्रेशर हम लोग यहाँ ले गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा अब एक्चुअल जो साइकिल है, जो इंक्रीज करने बॉयलर प्रेशर इंक्रीज करने के बाद जो मेरा साइकिल है 1 डैश 2 डैश 4 डैश 1 डैश है, 1 डैश 2 डैश 3 4 डैश 1 डैश है। ये मेरा बॉयलर प्रेशर इंक्रीज कराने के बाद का साइकिल है। अब देखेंगे टरबाइन वर्क तो यहाँ फिर बढ़ गया, जो फिगर में दिख रहा होगा आप लोगों को। तो पंप वर्क भी बढ़ गया, ये भी दिख रहा होगा आप लोग को। वर्क नेट भी बढ़ गया। पंप वर्क इतना भी नहीं बढ़ेगा कि मेरा वो टरबाइन वर्क बढ़ा हुआ टरबाइन वर्क को ओवरटेक कर ले। ये हमारा कुछ ना कुछ ज़्यादा ही टरबाइन वर्क नेट वर्क मिलेगा। हीट सप्लाई के बारे में कुछ नहीं कर सकते। हीट सप्लाई के बारे में इस फिगर से कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेट एरिया के बारे में हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि किसका नेट एरिया ज़्यादा है। अब हीट रिजेक्शन घट गया है, ये दिख रहा होगा फिगर में। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ गया है। फिर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन कुछ ना बढ़ा है ना घटा है, कांस्टेंट है। ये मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन है, ये कांस्टेंट है। फिर और इफ़िशियंसी बढ़ गया है। ड्राइनेस फ्रैक्शन इसमें भी घट गया। जो पहले मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन
0.99 था, 0.89 था, अब मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.85 हो गया। तो 85 हो गया तो मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन हम लोग बढ़ाने चले थे लेकिन इसमें भी घट गया। अब तीसरा मॉडिफिकेशन हम लोग देखते हैं। अब तीसरा मॉडिफिकेशन हम लोग देखते हैं सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग में क्या होता है, मेरा दोनों बॉयलर और कंडेंसर का प्रेशर लिमिट सेम रखते हैं, बट हम लोग लिक्विड को सैचुरेटेड कंडीशन में ना निकाल करके, हम वेपर को सैचुरेटेड कंडीशन में ना प्रोड्यूस करके हम लोग थोड़ा सुपर हीटेड कंडीशन में हम लोग उसको निकालते हैं। तो क्या होता है, सुपर हीटिंग करने से टरबाइन वर्क यहाँ पे मेरा 1-2-1 2 3 4 1 ये मेरा एक्चुअल साइकिल था, लेकिन सुपर हीटिंग करने से 1-2-3 4 1 हो गया। अब यहाँ देखेंगे टरबाइन वर्क बढ़ गया, दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर फिगर में फिर पंप वर्क कांस्टेंट है, पर पंप वर्क पे यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। पहले भी 3-4 के बीच पंप था, अभी भी 3-4 के ही बीच पंप है तो अगर टरबाइन वर्क बढ़ गया है, पंप वर्क कांस्टेंट है, तो नेटवर्क क्या हुआ, नेटवर्क फाइनली बढ़ जाएगा। हीट सप्लाई देखो बढ़ गया है, 4 से 1 आ गया है। फिर हीट रिजेक्शन भी बढ़ गया है, हीट रिजेक्शन कितना से 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन भी बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ हम लोग सुपर हीटिंग किए हैं। फिर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन कांस्टेंट है। फिर इफिशिएंसी फाइनली बढ़ जाएगा। फिर ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे सुपर हीटिंग में मेरा बढ़ा हुआ मिला। तो ये मेरे लिए ये प्रोसेस हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे रीहीटिंग में। तो ये अब एक पॉइंट यहाँ से निकल कर आया, सुपर हीटिंग में ड्राइनेस फ्रैक्शन कुछ इंक्रीज करता है। अब देखेंगे रीहीटिंग। तो रीहीटिंग में क्या होता है, प्राइमरी एम ऑफ रीहीटिंग इज टू बी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क फ्लूइड। क्वालिटी मतलब वही ड्राइनेस फ्रैक्शन इम्प्रूव कराने का मेन मोटो रहता है। प्राइमरी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा प्रोसेस से हम लोग स्टीम के क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो उसमें दिया रहेगा रीहीटिंग, इंक्रीजिंग इन बॉयलर प्रेशर, डिक्रीजिंग इन कंडेंसर प्रेशर, सुपर हीटिंग। तो सबसे ज़्यादा ड्राइनेस फ्रैक्शन किस में मेरा इम्प्रूव करता है, तो रीहीटिंग में। रीहीटिंग आया ही है ड्राइनेस फ्रैक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए। तो इसका एक बार फिर से डिफिनेशन देख लें। प्राइमरी एम ऑफ द रीहीटिंग इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्किंग फ्लूइड। क्वालिटी ऑफ वर्किंग फ्लूइड वही ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। स्टीम एक्सपैंड मोर देन वन स्टेज देन साइज इज कॉम्पैक्ट। अब देखो यहाँ पे एक स्टेज से ज़्यादा एक्सपैंड करवाएंगे तो मेरा जो साइज है साइकिल का वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं रीहीटिंग का केस। रीहीटिंग के केस में मेरा क्या हुआ, टरबाइन वर्क यहाँ दिख रहा होगा, 2 टरबाइन वर्क है, 1 से 2 है टरबाइन वर्क, उस टरबाइन वर्क, और फिर 3 से 4 है। तो इसमें दोनों टरबाइन का वर्क क्या होगा, WT1 + WT2। फिर ये तो इंक्रीज कर गया। पंप वर्क मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं बढ़ा, पंप वर्क कांस्टेंट है। डब्ल्यू नेट बढ़ गया, पंप वर्क कांस्टेंट है, और टरबाइन वर्क बढ़ गया है तो नेट वर्क डन भी बढ़ जाएगा, वर्क नेट भी बढ़ जाएगा। क्यू सप्लाई बढ़ गया है, क्योंकि एक बार हम 6 से 1 तक हीट सप्लाई कर रहे थे और फिर एक बार 2 से 3 तक हीट सप्लाई किए हैं, तो हीट सप्लाई बढ़, हीट रिजेक्शन बढ़ गया है, हीट रिजेक्शन बढ़ गया है। मीन एडिशन बढ़ गया, टेम्परेचर ऑफ मीन एडिशन बढ़ गया। इफिशियंसी बढ़ा है या घटा है, इसको हम लोग नहीं बता सकते हैं इस डायग्राम से। ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ गया, यहाँ से दिख रहा होगा फिगर में डायरेक्ट कि यहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ा हुआ है। ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पहले था 2 पे, अब आ गया 4 पे। तो यहाँ पहले था 0.85 पे था और अब आ गया होगा 9.91 पे समथिंग आ गया होगा। तो यहाँ पे पता चला ड्राइनेस फ्रैक्शन रीहीटिंग से बढ़ा। अब हमको नेटवर्क लिखने बोलेगा इसमें कि नेटवर्क कैसे लिखेंगे, तो इफिशियंसी लिखने बोलेगा, तो टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाई QS।
डायरेक्ट फार्मूला पे पंप पावर प्लांट ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अगर सही से इस पर हम लोग वर्क करके जाएं तो हम लोग इसमें पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं। तो यहाँ टरबाइन इफिशिएंसी लिखना होगा, तो टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाई हीट सप्लाई। अब टरबाइन वर्क लिखना होगा तो 2 टरबाइन वर्क है। पहला टरबाइन वर्क होगा H1 माइनस, पहला टरबाइन वर्क होगा H1 माइनस H2 प्लस दूसरा टरबाइन वर्क H1 H3 माइनस H4। फिर इस पंप वर्क है माइनस H6 माइनस H5। फिर हीट सप्लाई 2 जगह हुआ है, तो H1 माइनस H6 में एक हीट सप्लाई हुआ है, दूसरा हीट सप्लाई हुआ है H3 माइनस H2 के जगह पे। तो ये था आज का। अब देखेंगे कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे रीजनरेशन। तो रीजनरेशन देखने के बाद हम लोग इसमें एक और देखेंगे ओपन फीड वाटर और क्लोज फीड वाटर पंप का क्या रोल होता है। ये 2 प्रोसेस देखने के बाद मेरा रैंकाइन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। कल 2 प्रोसेस हम लोग देखेंगे, रीजनरेशन और उसमें भी ओपन फीड वाटर रीहीटर और क्लोज फीड वाटर रीहीटर, दोनों का क्या प्रोसेस होता है, क्या फिनोमेना है, ये कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।